नमस्कार दोस्तों, महर्षि साइंस कैंपस हलेना की बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। अब तक हम चैप्टर 2 के बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और आज हम इसके पार्ट 7 में डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गुरु बीजाणु जनन। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ से लगभग आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसके बाद में चैप्टर के लास्ट तक 2 नंबर का क्वेश्चन आपका आ सकता है। थोड़ा सा चैप्टर और रह गया है। देखें बेटा, इसको कहते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। नॉर्मल सी संरचना है, नॉर्मल सी परिभाषा है इसकी। गुरु बीजाणु जन्म क्या होता है? गुरु बीजाणु का निर्माण कैसे होगा, किससे होगा? भाई गुरु बीजाणु क्या चीज है? इसको कंपेयर करें हम लघु बीजाणु से, तो लघु बीजाणु का निर्माण कहाँ से होता था? लघु बीजाणु मात्र कोशिका से। ऐसे ही गुरु बीजाणु का निर्माण होगा गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से। तो इसकी जो परिभाषा है, परिभाषा हम नॉर्मली लिख सकते हैं कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। सिंपल सी परिभाषा है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन, मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें किसका निर्माण होगा? मेगास्पोर का निर्माण होता है। अब ये किस तरह से होता है ये चीज आपको समझनी है। मैं इसका डायग्राम बनाकर आपको समझाता हूँ, एक बार समझ लीजिए, उसके बाद कंपेयर करेंगे लघु बीजाणु जनन से। देखें बेटा, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाने के लिए सबसे पहले आपने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था कि एक बीजांड की संरचना के अंदर बीजांड काय होता है। क्या होता है? बीजांड काय। इसे न्यूसेलस कहते हैं। मृदु तकीय कोशिकाओं का समूह होता है। तो इस मृदु तकीय कोशिकाओं के समूह यानी कि बीजांड काय की कोई भी कोशिका या इसकी अधस त्वचा की कोई कोशिका अपने सामान्य आकार से बड़ी हो जाती है और उसके बाद में एक विशेष कोशिका बनाती है जिसका नाम होता है प्रपसु आरंभक। इसे हम कहते हैं आर्कीस्पोडियल इनिशियल। आर्कीस्पोडियल इनिशियल इसको हम कहते हैं। ये सेम वैसा ही काम करेगी जैसा वहां पे प्रपसु कोशिका ने किया था। अब इसके अंदर क्या होगा बेटा? परिणत विभाजन होगा। कौन सा विभाजन होगा? परिणत विभाजन होगा। परिणत विभाजन से वही 2 तरह की कोशिकाएं बनेंगी जिनका नाम मैं आपके लिए पहले बता चुका हूं। पहली कोशिका पीपीसी और दूसरी कोशिका पीएससी। पीपीसी और पीएससी का नाम यहाँ पे आपको छोटा लग रहा है, इसका मतलब है आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं। इनके पूरे नाम के बारे में डिस्कस मैंने पिछली वीडियोस में किया है, तो आप पहले उनको देखें। पीपीसी का पूरा नाम होता है प्राइमरी पैराइटल सेल और पीएससी का पूरा नाम होता है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राथमिक द्वितीय कोशिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्राथमिक द्वितीय कोशिका और ये होती है आपकी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब आगे क्या होगा? पीपीसी यहाँ पर या तो विभाजित नहीं होगी, अगर विभाजित होती है तो भित्ति का निर्माण कर लेगी। भित्ति का निर्माण या तो विभाजित नहीं होगी और अगर विभाजित होती है तो किसका निर्माण करेगी? भित्ति का निर्माण करेगी। फिर आती है पीएससी। पीएससी यहाँ पर डायरेक्ट गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है। किसका कार्य करती है? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का। तो पीएससी से डायरेक्ट क्या बन गया? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। जैसा कि आपने अभी परिभाषा में देखा था, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन। तो इसके एक स्टेज पर तो हम पहुंच गए। अब दूसरी स्टेज है गुरु बीजाणु वाली, वो कैसे आएगी? तो उसके लिए अपने को क्या करना है? एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से आप जानते हो कितने गुरु बीजाणु बनेंगे? 4 बनेंगे। क्यों बनेंगे? क्योंकि यहाँ पर क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो इससे 4 क्या बन जाएंगे? गुरु बीजाणु। तो ये पूरी जो प्रक्रिया है ये आपकी कहलाती है गुरु बीजाणु जनन।
दोबारा देखें इसको, बीजांडकाय की अधस त्वचा की कोई कोशिका अपने सामान्य आकार से बड़ी होकर के प्रपशु आरंभक बनाती है, वहां इसको प्रपशु कोशिका बोला था। प्रपशु आरंभक में परिणत विभाजन होता है जिससे दो तरह की कोशिकाएं बनती हैं, प्राथमिक भित्ति कोशिका प्राइमरी पैराइटल सेल और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राथमिक भित्ति कोशिका या तो विभाजित नहीं होगी या फिर विभाजित होकर के भित्ति का निर्माण करेगी, कोशिकाओं की संख्या बढ़ाएगी। और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से किसका निर्माण करेगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का, और जिससे क्या बन जाएंगे, 4 गुरु बीजाणु बन जाएंगे जो कि एक रेखीय चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। अब इसी पूरी चीज को आपको एक डायग्राम की सहायता से समझना है। देखें, जहां से चालू कर रहे हैं अपन, ये आपका बीजांड है, बीजांड का है, ये क्या है, बीजांड का है, न्यूसेलस है। इसमें क्या है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं। सबसे बाहरी परत क्या होती है, एपिडर्मिस, उसके नीचे हाइपोडर्मिस। तो इस तरह से कोशिकाओं का बहुत सघन समूह है मृदुता की कोशिकाओं का, ये एपिडर्मिस और ये हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं कैसी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं। सामान्यतः एक ही कोशिका इसकी मोटी होती है, बाकी कोशिकाएं नॉर्मली रहती हैं। तो देखें, मैं अब इतना ऐसा देखेंगे इसका हम, ये क्या है इसकी एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे ये क्या है इसकी हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस में से मान लेते हैं ये कोशिका अपने आकार में थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया, प्रपशु आरंभक। बात क्लियर है, आर्किस्पोरियल इनिशियल। अब इस प्रपशु आरंभक के अंदर क्या होगा, परिणत विभाजन होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं परिणत विभाजन। परिणत विभाजन से क्या बनेगा, 2 कोशिकाएं बनेंगी, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे क्या चल रहा है, अब ये 2 कोशिकाएं बन गई। कितनी बन गई, 2 कोशिकाएं, 1 और 2। जो भित्ति की तरफ वाली कोशिका है उसको तो हम कहते हैं पीपीसी, और जो नीचे वाली कोशिका है उसको हम कहते हैं पीएससी। बात क्लियर है। पीपीसी या तो विभाजित नहीं होगी, विभाजित होती है तो किसका निर्माण करेगी, भित्ति का, मतलब कोशिकाएं बढ़ती चली जाएंगी। अब आगे इसका काम आ जाएगा पीएससी का। पीएससी डायरेक्ट किसमें बदल जाएगी, पीएससी आपकी डायरेक्ट, ये मान लो आपकी भित्ति बनती जा रही है किससे, ऊपर वाली से, इससे। अब ये पीएससी डायरेक्ट किसमें बदल जाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में। ये क्या है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। ये बेटा 2n होती है, आपको ध्यान रखना, द्विगुणित चल रही हैं सभी के सभी चीजें। अब इसके बाद में एक लास्ट स्टेज आती है कि ये 2n कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका क्या बनाएगी, 4 गुरु बीजाणु बनाएगी। और 4 है तो 4 को क्या कहेंगे, चतुष्क, टेट्राड। और ये जो चतुष्क होगा वो रेखीय चतुष्क होगा। कैसा चतुष्क होगा, रेखीय। कैसे होगा, देखें बेटा, ये एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के नीचे अब ये एक कितने में बदल जाएगी, 4 में, 1 2 3 4। इस तरह से इसके चारों ओर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, लेकिन ये 4 कोशिकाएं क्या हैं, गुरु बीजाणु चतुष्क हैं। तो इसको हम पूरे को क्या कह सकते हैं, गुरु बीजाणु चतुष्क। कैसा चतुष्क है बेटा, रेखीय है, एक रेखा में स्थित होता है ये, इसीलिए इसको रेखीय चतुष्क कहते हैं। तो यहाँ तक की जो प्रक्रिया है ये है आपकी गुरु बीजाणु जनन या मेगास्पोरोजेनेसिस। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। देखें बेटा, इसमें क्या हुआ, हाइपोडर्मिस से एक कोशिका बनी प्रपशु आरंभक, उसमें परिणत विभाजन हुआ, फिर 2 कोशिकाएं बनी, पीपीसी और पीएससी। पीपीसी से वॉल बन गई, इसकी दीवार बन गई, भित्ति बन गई। और पीएससी डायरेक्ट किसमें बदल गई, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में, जो 2n होती है। इसके बाद में इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और उसके बाद में क्या बन जाता है आपका, गुरु बीजाणु चतुष्क, गुरु बीजाणु बन जाते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं मियोसिस। और आप जानते हो मियोसिस में फर्स्ट और सेकंड के बाद में 4 कोशिकाएं बनती हैं। इसके बाद ये चीज आप नोट डाउन करें, अपनी कॉपी में लिखें। इसके बाद अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखें उसको समझें वो क्या है। गुरु बीजाणु चतुष्क से आगे वाली बात,
करेंगे अब हम मादा युग्मक उद्भिद के विकास के अंदर। देखें क्या होता है। अगला जो आपका टॉपिक है वो है मादा युग्मक उद्भिद तथा इसका विकास। ये आपका अगला टॉपिक है और इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। छोटा सा टॉपिक है, 10-15 मिनट में हो जाएगा। देखें मादा युग्मक उद्भिद क्या होता है। जैसे हमने नर युग्मक उद्भिद पढ़ा था, तो नर युग्मक उद्भिद में उसकी प्रथम कोशिका पड़ी थी लघु बीजाणु। ऐसे ही इसकी जो प्रथम कोशिका होती है वो गुरु बीजाणु होती है। क्या होती है? गुरु बीजाणु। मादा युग्मक उद्भिद की प्रथम कोशिका क्या होती है? गुरु बीजाणु। इसको हम कहते हैं मेगा स्पोर। क्या कहते हैं? मेगा स्पोर। तो मेगा स्पोर से आगे मादा युग्मक उद्भिद का विकास करना है। फिर बात आती है सर मादा युग्मक उद्भिद किसे कहते हैं? वहां पर तो हमने नर युग्मक उद्भिद बोला था परागकण को। यहाँ पर तो बात आ जाती है साहब, अब लिख देता हूं मैं मादा युग्मक उद्भिद। तो मादा युग्मक उद्भिद हम कहते हैं बेटा भ्रूण कोश को, एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक को क्या कहते हैं? भ्रूण कोश। और यही क्या कहलाता है? मादा युग्मक उद्भिद। तो आपको इसके अंदर एक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया पढ़नी है। बात समझ में आ रही है ना क्या पढ़ना है हमें? एक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के निर्माण की प्रक्रिया पढ़नी है आपको। कैसे होगी? जो चतुष्क बना है वो आगे कैसे विभाजित होगा वो आपको देखना है। देखें बेटा इस चीज को आप समझे पहले। अपन ने एक चतुष्क बनाया था। हमने क्या बनाया था? एक चतुष्क। ये क्या है आपका पूरा? गुरु बीजाणु चतुष्क। तो इस चतुष्क में से मान लेते हैं ये सिरा आपका किसका है? सी का है। और ये सिरा आपका किसका है? एम का है। एक सिरा सी का, सी मतलब चलेगा, और एम मतलब माइक्रोपाइल। इनके बारे में आप जानते होंगे, बीजाणु द्वार और निभाग। तो निभाग की ओर वाली जो एक कोशिका है ये सक्रिय कोशिका में बदल जाएगी, सक्रिय गुरु बीजाणु में बदल जाएगी, और बाकी की 3 नष्ट हो जाएगी। तो आगे क्या होगा? जो निभाग की ओर वाली कोशिका है वो किसमें बदल गई? इसको हमने नाम दे दिया सक्रिय गुरु बीजाणु, और बाकी की 3 कैसी हो गई? नष्ट हो गई। ठीक है, बात क्लियर? आप ये ध्यान रखें, इधर सी है नॉर्मली, आप ध्यान रखें, और नीचे क्या है? एम है। इसके बाद में क्या होगा? ये कोशिका, अभी क्वेश्चन आता है कि यार सारी 3 कोशिका कहाँ गई? जो 3 कोशिका नष्ट हुई है, नष्ट होकर के कहाँ गई? कहीं नहीं गई बेटा। ये एक अकेली बैठी है, इसने इसको खा लिया, पोषण के रूप में इसको ग्रहण कर लिया, ये खा गई, तीनों को खत्म कर दिया। ओके, तो अभी अब चालू करते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु। जब सक्रिय गुरु बीजाणु बन जाएगा तो इससे निर्माण चालू हो जाएगा किसका? भ्रूण कोश का। सक्रिय गुरु बीजाणु में 3 बार समसूत्री विभाजन होता है एक भ्रूण कोश बनाने के लिए। वो 3 बार समसूत्री विभाजन कैसे होगा? क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक भ्रूण कोश के निर्माण में कितने सूत्री विभाजन भाग लेते हैं? तो नॉर्मल सी बात है, कितने भाग लेंगे? 3। अब वो 3 किस तरह भाग लेते हैं वो आपको यहाँ पे समझना है। देखिए अब ये जो एक कोशिका बनी है इसके अंदर बेटा फर्स्ट मियोसिस होगा, फर्स्ट माइटोसिस या सूत्री विभाजन हम कह सकते हैं। जब इसके अंदर फर्स्ट माइटोसिस होगा, सूत्री विभाजन होगा प्रथम, तो केंद्रकीय विभाजन ही तो होता है ना, सूत्री केंद्रकीय विभाजन। तो इसके अंदर क्या होगा? एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाएंगे, कोशिका वही रहेगी। तो इसके अंदर कितने केंद्रक बन गए? अब इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। एक केंद्रक, दूसरा केंद्रक, दोनों केंद्रक जो बने वो ध्रुव पर पहुंच गए। एक सी के पास पहुंच गया, एक एम के पास पहुंच गया। बात क्लियर? इसके बाद में क्या होगा? सेकंड डिवीजन होगा, दूसरा समसूत्री विभाजन होगा। अब देखो दोनों जगह पे एक होंगे ना, जो दूसरा हो रहा है, तो यहाँ पर 2 केंद्रक हो जाएंगे, यहाँ पे भी 2 केंद्रक हो जाएंगे, ऊपर 2
और नीचे भी 2। फिर एक और सूत्री विभाजन होगा, थर्ड डिवीजन। जब तीसरा विभाजन होगा तो कितने कितने हो जाएंगे, 2 से 4, ऊपर 4 और नीचे 4। तो कितने हो गए, 1 2 3 4, ऐसे ही 4 बना दो नीचे। एक सिरा चले जा, एक सिरा m माइक्रोपाइल। अब इसके बाद में क्या होगा, दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक इस संरचना के केंद्र में आ जाता है। देखो, एक केंद्रक ऊपर से और एक केंद्रक नीचे से। तो ऊपर कितने रह गए, 3 रह गए, और नीचे भी कितने रहे, 3। बीच में कितने आ गए, 2। ये जो बीच में आए बेटा, इनको हम कहते हैं यहाँ पे C और यहाँ पे M। तो बीच वाले जो केंद्रक हैं, इन दोनों केंद्रकों को हम कहते हैं ध्रुवीय केंद्रक। ये दोनों केंद्रक आपस में मिलकर के द्वितीय केंद्रक का निर्माण करते हैं। अगले चरण में हम इन दोनों को मिला देंगे और इसके चारों तरफ किसका निर्माण होने लग जाएगा, कोशिका भित्ति का, जिससे कोशिकाएं बन जाएंगी। अभी तो केंद्रक हैं, अब क्या बनेंगी, कोशिकाएं। देखो कैसे बनेंगी। अब देखो बेटा, 1 2 3, 1 2 3, 1 और 2। इन दोनों ने मिलकर तो साहब एक ही केंद्रक बना लिया, जिसका नाम क्या रख दिया हमने, द्वितीयक केंद्रक। और इन सभी के बीच में क्या बन गई, सभी के लिए कोशिका भित्ति बन गई। 1 2 3, 1 2 और 3। ऊपर वाला C और नीचे वाला M। इस तरह से एक संरचना आपको प्राप्त हो जाती है। तो ये जो संरचना कहलाती है, इसको हम कहते हैं बेटा भ्रूणकोश। इसके अंदर कोशिका देखो कितनी है, 3 ऊपर 3 नीचे, 6 और 1 बीच में। कितनी कोशिकाएं हो गई, 7 कोशिकाएं। ये जो कोशिका बनी है, इस कोशिका को हम कहते हैं ध्रुवीय कोशिका। क्या कहते हैं, ध्रुवीय कोशिका। ठीक है। अब इसके बाद में इसका हमें नाम लिखना है, इसके नाम लिखने हैं अपने को 4-5। ये किसके अंदर बना, बीजांड के अंदर ही बना है ना। तो बीजांड के अंदर आपने संरचना छोटी सी बनाई थी हमने भ्रूणकोश की, वही संरचना है। इस तरह से इसका निर्माण होता है। इसके अंदर चले जा निवार की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होता है और बीजांड द्वार की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होता है। बीच में ध्रुवीय कोशिका होती है। तो इस तरह से 7 कोशिकीय और 8 केंद्र की संरचना यहाँ पर बन करके तैयार हो जाती है। अब मैं आपको, यहाँ तक की बात आप नोट करें, यहाँ पर आपका जो निर्माण है भ्रूणकोश का, ये कंप्लीट होता है। इसके बाद में आपको इसके नाम लिख करके बताता हूँ कौन कौन सी चीज क्या क्या होती है। थोड़ी थोड़ी बात और रहेगी है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात आप नोट करें कंप्लीटली। इसके बाद अब हम बात करते हैं, केवल इसके बारे में बात करेंगे। ये जो बनाई क्या है, भ्रूणकोश है। इस पर आप नीचे लिख लेना भ्रूणकोश। अब देखो, यही संरचना मैं यहाँ बना रहा हूँ, थोड़ी बड़ी बना लेते हैं इस बार हम इसको। ठीक है। ऊपर कितनी कोशिकाएं, 3, और नीचे भी 3 कोशिकाएं बना दो, और बीच में बना दो आप 1 कोशिका। ये कौन सा द्वार रखा था बेटा आपने, निवार, या इनसे हमने C नाम दिया था। और नीचे की तरफ क्या है, बीजांड द्वार है, इसे हमने नाम दिया था M माइक्रोपाइल। अब बीजांड द्वार की ओर वाली जो 3 कोशिकाएं हैं, इन तीनों कोशिकाओं को हम कहते हैं बेटा अंड उपकरण। क्या कहते हैं, अंड उपकरण। जो बीच वाली कोशिका है इसको कहते हैं अंड कोशिका, एक्सेल। और ये दोनों कोशिकाएं कहलाती हैं सहायक कोशिकाएं, सहायक कोशिका, सिनर्जिड सेल। ठीक है बेटा। और इन दोनों को मिलाकर के कहते हैं अंड समुच्चय या अंड उपकरण, एग एपरेटस इसको हम कहते हैं। तो नॉर्मल एक बात आपको समझ में आई, बीजांड द्वार की ओर जो 3 कोशिकाओं का समूह होता है उसे हम अंड समुच्चय, अंड उपकरण कहते हैं। इसमें बीच वाली कोशिका अंड कोशिका और बगल वाली दोनों कोशिकाएं सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। सहायक कोशिकाओं की एक छोटी सी बात मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद में ये जो बीच वाली कोशिका है इसको हम कहते हैं ध्रुवीय
कोशिका। और इसके अंदर जो केंद्रक हैं, ये केंद्रक क्या कहलाते हैं बेटा? द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक, ठीक है। इसके बाद में ये 2n होता है बेटा। बाकी सारी कोशिकाएं कैसी हैं? ये n है, ये n है, सभी कैसी हैं? n है, अगुणित हैं। लेकिन यही कोशिका ऐसी है जो 2n है। अगर आपसे पूछा जाए कि भ्रूण कोश की 2n कोशिका का नाम बताइए, निर्वणक कोशिका का नाम बताइए, तो आप बताओगे ध्रुवीय कोशिका। बात क्लियर? अब बात आती है निवाकी ओर वाली 3 कोशिकाएं। ये तीनों कोशिकाएं कहलाती हैं प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिका। इंग्लिश में इसको हम कहते हैं एंटीपोडल सेल। एंटीपोडल सेल। और बीच में इसमें जगह जगह पर क्या होती है बेटा? रिक्तियां होती हैं बहुत सारी। ये क्या है? रिक्तिका। तो इस तरह की संरचना होती है आपके एक भ्रूण कोश की। इस प्रकार का जो भ्रूण कोश है, ये सबसे पहले पॉलीगोनेसी कुल के अंदर खोजा गया था, इसीलिए इसको हम पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सेक कहते हैं। ये कैसा भ्रूण कोश है? पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश। पॉलीगोनम प्रकार का क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले इसको किसमें खोजा गया था? पॉलीगोनम पौधे में, जो किसका है? पॉलीगोनेसी कुल का है। बात क्लियर? इसके बाद भी हम बात करते हैं कि सहायक कोशिका, और इनके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आपके लिए बता देता हूँ। रेक्टिकाएं विलुप्त हो जाती हैं। द्वितीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका जो होता है, यह आगे जाकर के भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। अब तक आपने कोश पढ़ा है, आगे आप क्या पढ़ोगे? भ्रूण कोश, एंडोस्पर्म। तो भ्रूण कोश अगले चैप्टर में बात करेंगे क्या होता है ना। तो आपको ध्यान रखना है, इससे क्या बनेगा? भ्रूण कोश बनेगा। ये पोषण में हेल्प करता है, जैसे नारियल का पानी होता है वो भ्रूण कोश होता है। फिर आती है अंड कोशिका। अंड कोशिका, ये जो है अंड कोशिका मादा युग्मक की तरह काम करती है। आप यहाँ पर एरो बनाकर लिख सकते हो कि अंड कोशिका किसकी तरह काम करती है? मादा युग्मक की तरह काम करती है। मादा युग्मक। और नर युग्मक कौन काम कर रहा था? जो जन्म के अंदर बने थे परागकण के अंदर, वो। ठीक है। इसके बाद में सहायक कोशिका की बात आती है। सहायक कोशिका के अंदर बेटा कुछ विशेष उपकरण होते हैं। सहायक कोशिका के अंदर क्या होता है? कुछ विशेष तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती हैं इसके अंदर। ये तंतुनुमा संरचनाएं पराग नली को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। जैसे मान लो पराग नली इस तरह से ऊपर से आ रही है, तो पहले इनके पास आएगी। इनके पास क्यों आएगी? क्योंकि इनके पास में कुछ तंतु जैसी संरचनाएं हैं, फिलीफॉर्म उपकरण कहते हैं उनको। तो वो कुछ रसायन स्रावित करती हैं, जिससे पराग नली इनकी ओर आकर्षित होती है। पहले यहाँ आएगी, उसके बाद में अंड कोशिका के पास में पहुंचती है। ये चीजें नेक्स्ट चैप्टर जब आएगा उसमें फर्टिलाइजेशन हम पढ़ेंगे, निषेचन पढ़ेंगे, तब आपके लिए पूरी चीज क्लियर करेंगे। ठीक है। इसके बाद में एक छोटी सी चीज और है जो आपको याद रखनी है। ये जो है पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश, ये कैसी संरचना होती है? ये बेटा 7 कोशिकीय है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको कि कितनी कोशिकाएं होती हैं, कितने केंद्रक होते हैं, कौन क्या करता है। नॉर्मली आपको ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ आप मादा युग्मक उद्भिद का विकास कंप्लीट कर चुके होंगे। एक बार मैं मादा युग्मक उद्भिद को फिर से रिवाइज कर देता हूँ। देखें, मादा युग्मक उद्भिद के विकास के लिए सबसे पहले आज आपने पढ़ा गुरु बीजाणु जनन, जिसके अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनाई थी हमने सबसे पहले। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बना। उसके बाद में क्या हुआ? गुरु बीजाणु चतुष्क बना, जिसमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और केवल 1 बचता है। जो 1 बचता है वो सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, और सक्रिय गुरु बीजाणु ही आगे जाकर के किसका काम करेगा? भ्रूण कोश के निर्माण के लिए काम करेगा। उसमें क्या होगा? पहले 3 समसूत्री विभाजन होंगे, जिससे केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और 8 के 8 कहाँ हो जाएंगे? 4 एक ग्रुप पर, 4 नीचे वाले ग्रुप पर। तो दोनों ध्रुवों से एक एक केंद्रक बीच में आ जाएगा। क्या बनाएगा? ध्रुवीय केंद्रक या ध्रुवीय कोशिका। द्वितीय केंद्रक का निर्माण होता है, और फिर इसके बाद में भित्ति बन जाती है, और लास्ट में क्या बनता है? आपका भ्रूण कोश बन जाता है, जो कैसा है? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय।
यहाँ तक की बात आपकी क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपका एक जो चैप्टर है क्लियर होगा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या किसी भी टॉपिक में आपको डाउट हो या कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आवश्यक रूप से लिखें कि सर ये क्वेश्चन आप दोबारा कराइए या ये टॉपिक आप एक बार फिर से कराइए। ठीक है बेटा, तब तक के लिए अगला चैप्टर हम चालू करेंगे आपका कल अगले लेक्चर में। तो उससे पहले आप पहले और दूसरे चैप्टर को कंप्लीट करें, क्योंकि प्रत्येक यूनिट का प्रत्येक चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर आप पहला नहीं पढ़ेंगे तो आपको दूसरा समझ में नहीं आएगा, दूसरा नहीं पढ़ेंगे तो तीसरा समझ में नहीं आएगा, और तीनों नहीं पढ़े तो चौथा समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए आपको चारों चैप्टर सीक्वेंसली पढ़ने हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इससे पहले वाली फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर की कुछ वीडियोस हैं उनको भी देखें, उसके बाद में आप इसे देखें, तब आपकी समझ में आएगा, नहीं तो आपको इसको समझने में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है बेटा, आगे आप अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई चालू रखें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत। आगे मिलते हैं अगले एपिसोड में अगले नए चैप्टर के साथ में। थैंक यू दोस्तों।